हेलो दोस्तों। आज प्राचीन भारत के इतिहास का यानी एंशिएंट हिस्ट्री के मौर्य साम्राज्य के तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। तो मौर्य साम्राज्य से जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हैं। चलिए तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? आपका ऑप्शन है टॉलमी, प्लूटार्क, प्लिनी, हेरोडोटस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटार्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटार्क। तो प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। केंद्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सेना विभाग थी मौर्य काल में। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 रथ थे। एक दूसरे स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे एवं एक नौसेना भी थी। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। जस्टिन ने भी इसी तरह का वर्णन किया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। अगला सवाल है, मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान तक, रावी नदी तक, पंजाब तक, सिंधु नदी तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान तक। मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो मौर्यकाल की जो सीमा थी पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यकालीन की जो सीमा थी पश्चिमी सीमा हिंदू कुश पर्वत से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैली हुई थी। अगला सवाल है, अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है द्वितीय अभिलेख, 12वां अभिलेख, 13वां अभिलेख, 7वां अभिलेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ अशोक के संबंधों की चर्चा है। अगला सवाल है, कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन है राजा, अमात्य, मित्र, कोश, दूत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दूत। तो कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है वो आपका हो जाएगा दूत। तो दूत सम्मिलित नहीं है। तो कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है और सप्तांग सिद्धांत जो था वो 7 था। 7 जो था स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र को माना है। तो दूत को नहीं माना है। तो कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में दूत सम्मिलित नहीं था। अगला सवाल है, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, किसका कथन है? आपका ऑप्शन है कौटिल्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का और मनु का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का। तो राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, कौटिल्य का कथन है। तो मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र में है। कौटिल्य के और नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है।
अर्थशास्त्र में 15 भाग, 180 उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों से को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपका ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है जेम्स प्रिंसेप को। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन टेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। अगला सवाल है, कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है अग्रणी, श्रेष्ठी, सार्थबा, वाणिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्थबा। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सार्थबा कहा जाता था। तो कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के समूह को कारवां कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और साम्य व्यावहारिक कहा जाता था। व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की? आपका ऑप्शन है स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, जॉन फिलिप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की विलियम जोन्स ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की विलियम जोन्स ने। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की, उसका नाम यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोटस बताया। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। अगला सवाल है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? आपका ऑप्शन है इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, दिव्या बदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। तो मौर्य काल की इंडिका पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक के गतिविधियों का वर्णन है। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है पूरन कश्यप, वसुमित्र, मोगलेपुत्र टीस, अश्वघोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोगलेपुत्र टीस। तो बौद्ध संगीति कुल 4 हुआ था। तो बौद्ध संगीति कुल 4 हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। और जो बौद्ध संगीति हुआ था उस समय राजा कौन थे, उस समय का शासक कौन थे? तो पहला बौद्ध संगीति के समय शासक जो थे वो पहला बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। अब प्रश्न उठता है कि बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो पहला बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरा सुबुकामी, तीसरा मोगलेपुत्र टीस और चौथा वसुमित्र ने की। अगला सवाल है, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? आपका ऑप्शन है मौर्य, सातवाहन, हर्यक, कुषाण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास मौर्य राजवंश के अंतर्गत हुआ था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? आपका ऑप्शन है
अशोक का धर्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, केंद्रीय प्रशासन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। तो अशोक के बाद मौर्य उत्तराधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता, लेकिन कुछ का नाम प्राप्त होता है। मौर्य काल के पतन का जो कारण था वो उनकी उत्तराधिकारियों की निर्बलता, और इनके उत्तराधिकारी थे दशरथ, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली थी। अगला सवाल है, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? आपका ऑप्शन है केरल, सातयपुत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक सम्मिलित था। अगला सवाल है, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है कलिंग लेख, भाब्रू लेख, धौली अभिलेख, जौगर अभिलेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू लेख। अशोक के भाब्रू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। भाब्रू अभिलेख को बैराट अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म तथा संघ का उल्लेख है। तो ये भी क्वेश्चन का पूछता है कि अशोक का नाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है? तो भाब्रू अभिलेख, और भाब्रू अभिलेख को बैराट अभिलेख भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? अशोक। आपका ऑप्शन है मास्की अभिलेख में, सोपारा अभिलेख में, कलिंग अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में। आपका राइट आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख में। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की अभिलेख में। तो मस्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका अशोक नाम मिलता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है भद्रबाहु, अश्वघोष, मोगलीपुत्र टेस, कल्पायन। आपका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासन कर रहे थे तो अंतिम समय में मगध पर लगभग 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अनुयायियों और भद्रबाहु के साथ दक्षिणी भारत यानी श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहीं पर संलेखनापत्ति से अपना जीवन त्याग दिए। अगला सवाल है, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? आपका ऑप्शन है बैक्ट्रियन, कुषाण, शक, हुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रियन की। तो मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर बैक्ट्रियन का अधिकार था। अगला सवाल है, मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी थे। आपका ऑप्शन है चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षण करने वाला, गणिकाओं का अध्यक्ष, रंगमंच का अध्यक्ष, सिक्कों का परीक्षक। तो रूपदर्शक नामक जो अधिकारी थे वो सिक्कों के परीक्षक थे। सिक्कों की जांच करने वाले प्रधान अधिकारी अथवा चल मुद्रा का नियमन करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। अगला सवाल है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख है? आपका ऑप्शन है शहबाजगढ़ी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मास्की अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है।
इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला सवाल है, मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित से प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है गिरनार का शिलालेख, स्तंभ लेख, सासाराम का लघु शिलालेख, सोहगौरा का ताम्रपट। तो सोहगौरा का ताम्रपट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा का ताम्रपट। तो मौर्य काल में राहत कार्य के लिए जो कोष्ठागारों के अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है वो सोहगौरा का ताम्रपट से प्राप्त हुआ है। तो सोहगौरा का जो ताम्रलेख है गोरखपुर जिले में है। प्राप्त अभिलेखों में यह प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। अगला सवाल है, देव मातृक शब्द का क्या आशय है। आपका ऑप्शन है मातृदेवियाँ, व्यक्ति की मातृभूमि, दैवीय गुणों से संपन्न स्त्री, वर्षा युक्त प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा युक्त प्रदेश। देव मातृक शब्द का मतलब मौर्य काल में वर्षा युक्त प्रदेश था। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में नियुक्त थे। आपका ऑप्शन है तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी। तक्षशिला, उज्जैनी, जूनागढ़। तक्षशिला, तोसली, सोपारा, उज्जैनी, तोसली, सोपारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी। तो अशोक के शासनकाल में कुमार जो नियुक्त थे तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी के। तो मेरे दोस्त, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन क्यूज करना चाहते हैं तो जूम ऐप पर मेरे ग्रुप से जुड़कर, व्हाट्सएप का ग्रुप है उससे ज्वाइन करके आप क्यूज घर बैठे कर सकते हैं फुल्ली डिस्कशन के साथ, जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। आपका ऑप्शन है राजमहल पहाड़ियों से, राजगृह से, चुनार से, बराबर की पहाड़ियों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनार से। तो मौर्य स्तंभों का जो पत्थर था वो कहाँ से प्राप्त किया जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनार से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनार से। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थरों से बनाए गए हैं। ये स्तंभ एकास्मक पत्थरों से बने हैं। इन स्तंभों में चमकदार पॉलिश की गई है। ये 30 से 50 फीट लंबे हैं। इनका वजन 1000 से लेकर 1200 मन तक है। अगला सवाल है, कौटिल्य द्वारा धर्म स्थीय शब्द का तात्पर्य क्या था। आपका ऑप्शन है शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, न्यायालय, राजस्व विभाग। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय। कौटिल्य द्वारा धर्म स्थीय शब्द का तात्पर्य था न्यायालय। अगला सवाल है, यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे परंतु अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख है, उसका नाम क्या है। आपका ऑप्शन है कुणाल, तिबर, महेंद्र, जालौक। आपका राइट आंसर हो जाएगा तिबर। तो अशोक के अनेक पुत्र का चर्चा है लेकिन अभिलेख में अशोक का एकमात्र पुत्र तिबर का चर्चा किया गया है। तो अशोक जो थे वो भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी जबकि मस्की में बुध शाक्य कहा गया है। अशोक बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियां संघमित्रा तथा चारुमती का उल्लेख है। उसके 2 पुत्रों कुणाल और महेंद्र का नाम का भी बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरे पुत्र जलौक का उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है।
और उसके प्रयाग स्तंभ लेख में एक पुत्र तिबर का भी उल्लेख है। अगला सवाल है, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर, डायमेकस, एथेनियस, नियार्कस। आपका राइट आंसर हो जाएगा डायमेकस। तो मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद जो आया था वो आया था डायमेकस। तो बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस से कुछ वस्तुओं की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं की एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा। इसका वर्णन एथेनियस ने किया है। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला सवाल है, प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग्म बनता है? आपका ऑप्शन है आजीवक, सौगात, ब्राह्मण, निर्ग्रंथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। प्राचीन स्रोतों में ब्राह्मण के साथ श्रमण का युग्म बनता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक अर्थशास्त्र पर टीका है? आपका ऑप्शन है भुवनदेवकृत अपराजित पृच्छा, भोजदेवकृत सम्रांगन सूत्रधार, मेरुतोंकृत प्रबंध चिंतामणि, भट्टस्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र पर जो टीका है वो भट्टस्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका में। अगला सवाल है, निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, महाभाष्य में और परिशिष्ट पर्वन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। तो चंद्रगुप्त के सभा का उल्लेख है मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए ब्रिसल शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ कुछ विद्वान शूद्र मानते हैं, जबकि कुछ आधुनिक विद्वानों की मानता है कि ब्रिसल का अर्थ शूद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक हीनता का द्योतक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धनानंद का पुत्र बताया गया है। अगला सवाल है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? आपका ऑप्शन है बिंदुसार, दशरथ, सानीलोक, बृहद्रथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। तो अमित बिंदुसार जो थे अमित्रघाट के नाम से जाने जाते थे। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रघाट कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का एक नाम सिंहसेन भी है। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहाँ के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने हेतु मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है किस पुस्तक में? किसने वर्णन किया है? आपका ऑप्शन है भास, विशाखदत्त, अश्वघोष, भवभूति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त ने। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूपों का वर्णन किया है विशाखदत्त ने इंडिका पुस्तक में। अगला सवाल है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? आपका ऑप्शन है चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, अरमाइक, ब्राह्मणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरमाइक। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति जो हुई वो अरमाइक से हुई। मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? आपका ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, ग्रीक लेखक, अर्थशास्त्र, दिव्याबदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिव्याबदान। तो मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख मिलता है दिव्याबदान में। अगला सवाल है, मेगास्थनीज के अनुसार
भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उक्ति किस लिए कही गई होगी? आपका ऑप्शन है, भारत में दास प्रथा का अभाव था, भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था, वह केवल राजा और संभ्रांत लोगों के साथ राजधानी में घूमता था, यह उसने जनश्रुति के आधार पर लिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। अगला सवाल है, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि? आपका ऑप्शन है, राज्य की भाषा थी, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, उस समय की एकमात्र भाषा थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। अगला सवाल है, मेगास्थनीज द्वारा डायनोसिस एवं हेराक्लिस के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई? आपका ऑप्शन है, सूर्य एवं कार्तिकेय, इंद्र एवं यम, शिव एवं कृष्ण, अग्नि एवं वरुण। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव एवं कृष्ण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? आपका दिया है, पहला लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्कों का बाहुल्य, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता, पकी हुई ईंटों का प्रयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चारों, जो मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 115 का ए, कि लोहे का मौर्य काल में लोहे का अत्यधिक प्रयोग हुआ, आहत सिक्कों का बाहुल्य हुआ, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांडों की प्रचुरता मिली, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तरापथ जो है वो तक्षशिला और अवंती रथ जो है वो उज्जैनी में, प्रासी जो है पाटलिपुत्र और कलिंग जो है तोसली में है। तो 116 का आंसर आपका हो जाएगा बी। तो 116 का आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य कहाँ मिला है? आपका ऑप्शन है, जस्टिन के विवरण से, एरियन के विवरण में, मेगास्थनीज के विवरण में, स्ट्रेबो के विवरण में। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के विवरण में। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य मिला है मेगास्थनीज के विवरण में। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मौर्य काल में गुप्त दूर को गुरुपुरुषा कहा जाता था, अस्थिर गुप्तचर को संध्या और भ्रमणशील गुप्तचर को संचरा और गणिका को रूपा जीवा कहा जाता था। तो 118 का आंसर हो जाएगा सी। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।